नमस्कार दोस्तों, बीपीएसएससी के द्वारा अवर निरीक्षक के पद के लिए 1806 पदों पर नियुक्ति हेतु किरण पब्लिकेशन के द्वारा मॉडल प्रैक्टिस शीट जारी किया गया है। टोटल 33 मॉडल प्रैक्टिस शीट हैं इस बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 33 मॉडल प्रैक्टिस शीट हैं। इस प्रैक्टिस शीट से पहले हमने 11 प्रैक्टिस शीट इसी पब्लिकेशन के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप वहाँ से जाकर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हो या आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यह रावी नदी के तट पर बनाया गया था। और बात करें हड़प्पा शहर की, तो प्राचीन हड़प्पा जो सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2600 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे यह फलना फूलना शुरू हुआ था। और यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की बाएं तट से मिलने वाली एक सहायक नदी है। और बात करें हड़प्पा शहर की, तो इसकी जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसकी जो स्थापना है 322 ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और उन्होंने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? तो यह 3,500 वर्ष पहले हुई थी। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द उपयोग किया जाता था। कौन सा शब्द उपयोग किया जाता? तो यह खराज शब्द का उपयोग किया जाता था। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, सैयद अहमद खान ने मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है शुरू में तो इसकी स्थापना जो है एक मतलब प्राथमिक स्कूल के तौर पे हुई थी, लेकिन आगे जाकर यह स्कूल जो है वो कॉलेज के रूप में बदल गया। तो विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार संगठन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, रामकृष्ण मिशन ने। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन के नाम पर रामकृष्ण मिशन ने सामाजिक सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 को किया था। जो इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता के निकट बेलूर में है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना डैश ने की थी। किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, ज्योतिराव फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने किया था। कब किया था? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। उन्होंने यानी ज्योतिबा फुले ने निम्न वर्ग को शिक्षा के हथियार से सज्जित करने का अथक प्रयास किया। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? मराठी अखबार केसरी एक अखबार है जिसका नाम है केसरी। और इसका ये किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था? तो मराठी लैंग्वेज में ये प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। वहीं पे एक और अखबार है मराठा, और ये प्रकाशित होता था इंग्लिश भाषा में। मराठा इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। इसके भी संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में डैश के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में
आपको याद ही होगा जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, हम सबको पता है। वही स्वदेशी आंदोलन जो है कि आंध्र प्रदेश में जब बढ़ता है तो वहाँ पे इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कठपुतली रंगमंच थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो विकल्प 4 आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध किसके बीच में था, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था। विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और शीत युद्ध जो शब्द है इसे वाल्टर लिपमैन के द्वारा गढ़ा गया था। और बात करें शीत युद्ध का मतलब क्या था, तो शीत युद्ध में मेनली जो था कि हथियारों से ये वार नहीं होता था, युद्ध नहीं होता था। इसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी और मनोविज्ञान जैसे चीज़ें थी जो कि मेल नहीं खाती थी एक दूसरे के विचारों से मिलता जुलता नहीं था, मेल नहीं था, इसीलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी, तो यह 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नियुक्त मीरा सेठ समिति का विषय क्या था, मीरा सेठ समिति का विषय क्या था, इसका सही आंसर है विकल्प 4 मीरा सेठ समिति का जो विषय था वो हथकरघा क्षेत्र था। और इस समिति ने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इनके सिफारिश पर 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हथकरघा ऋण महासंघ का गठन किया जाना चाहिए था। इन्होंने यह सिफारिश की थी कि एक राष्ट्रीय हथकरघा महासंघ का गठन किया जाना चाहिए था। तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1964 में कोठारी आयोग के नाम से जाने जाने वाले भारत सरकार द्वारा गठित आयोग का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किसके ऊपर था, या इस पे कह सकते हैं कि इनका भी क्या विषय था, किस विषय के लिए यह समिति गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 शैक्षिक सुधार के लिए यह समिति गठित की गई थी। इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जाँच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था। इसका गठन पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन जो है कि 14 जुलाई, यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है लेकिन फिर भी पूरा डेट बता देते हैं आपको, 14 जुलाई 1964 को इस समिति का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे तत्कालीन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष थे जिनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। उन्हीं के नाम पे कोठारी आयोग नाम पड़ा था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, दौलत सिंह कोठारी। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1947 में भारत ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा और ऊपर करके देखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो विकल्प 4 है। वीके कृष्ण मेनन जी इसमें समिति के सदस्य नहीं थे। हम आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि 29 अगस्त 1947 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से एक मसौदा समिति की नियुक्ति की। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्यों को आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। 7 सदस्यों में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे पहले, उसके बाद एन गोपाला स्वामी थे, यहाँ पे मेंशन भी है। तो एन गोपाला स्वामी थे, BR अम्बेडकर साहब थे, KM मुंशी थे, यहाँ पे मेंशन है KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, उसके बाद BL मित्र और DP खेतान थे। यहाँ पे नहीं थे तो VK कृष्ण मेनन इसमें नहीं थे। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर कर राज्य में लंबे समय से चलने वाले 6 साल के आंदोलन को समाप्त किया। तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अपराधियों की निम्नलिखित श्रेणी में कौन भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 310 में परिभाषित है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 ठग प्रथा जो है, ठग जो था ये IPC की धारा 310 में परिभाषित है कि ठग क्या है, ठग में किस प्रकार का कोई व्यक्ति किसी को ठगता है तो उसे किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इसका परिभाषा जो है IPC की धारा 310 में दी गई थी। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में
उल्लेख है। क्या चीज़ का उल्लेख है? तो 126 में उल्लेख किया गया है भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उनमें से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, विकल्प 2 जो है आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है। ये आर्टिकल 19 का हिस्सा था, लेकिन 1900 आप याद कीजिएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में आर्टिकल 300 में कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दें अगर, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 301 के अनुसार राज्य को किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करना होगा। तो इसीलिए विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञा का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 अनुच्छेद 159 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में उल्लेख है। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर बात करें अनुच्छेद 155 की, तो 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 153 में देख लें तो 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये दोनों आर्टिकल 153 और 155 जो है राज्यपाल से संबंधित है। 153 अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह 1946 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन 11 दिसंबर जब 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें अध्यक्षता उसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ से अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के लिए। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? भारत सरकार के कितने अंग हैं? 2। भारत सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और चंद्रमा ये सभी जो है सौर मंडल के भाग हैं। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य अंतर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 1 AU यानी एंगस्ट्रॉम यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य अंतर है। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप कितनी है? तो यह 0 डिग्री है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? विकल्प 3 नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC जिसको कहते हैं, UGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। विकल्प 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बसपा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बसपा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो कृष्णा नदी भारत के
महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। विकल्प एक इस प्रश्न का सही आंसर है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है मध्य भारत के महाराष्ट्र राज्य से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी है, महाबलेश्वर के पास महाबलेश्वर है, और उसके पश्चिमी घाट से ये निकलती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 282 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र में बहती है। तो विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, यह बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निर्बुद्धा भारत में किस नदी का दूसरा नाम है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, नर्मदा का दूसरा नाम निर्बुद्धा है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कडाना पनबिजली परियोजना स्थित है? कडाना पनबिजली योजना कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कडाना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत में, ये कनाडा बाद गुजरात में स्थित है। हाइड्रो पावर प्लांट है ये 240 मेगावाट की डिजाइन क्षमता के साथ काम करता है। तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को रुपए डैश तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। कितने रुपए तक का इनको ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3, 10 लाख रुपए तक का इनको ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो ऋण प्रदान करने की क्षमता है, इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक कहा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक को हाल ही में विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, कथन सही है। इससे एक घटक उत्तरजीविता को 6 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर के रूप में मापा जाता है, ये गलत है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो विश्व बैंक ने विश्व विकास, ये तो सबको मालूम है कि मतलब विश्व बैंक के द्वारा ही विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। इस सूचकांक को कोई देश अपने नागरिकों की देखभाल कैसे करता है, केंद्र बिंदु मानकर समान रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक के अंतर्गत बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानकों के आधार पर 157 देशों का इसमें आकलन किया जाता है। इसके बाद इस सूचकांक को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, 5 वर्ष से कम, यहाँ पे 6 वर्ष दिया गया है, इसीलिए यह गलत है। तो इस सूचकांक को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर तथा उनके विकास की दर, 18 वर्ष की उम्र तक स्कूली शिक्षा और 15 वर्ष के किशोरों के 60 वर्ष तक के जीवित रहने की संभावना जैसे मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे 6 वर्ष नहीं होगा, अपितु 5 वर्ष होना चाहिए था, इसलिए यह विकल्प जो है गलत है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? गिनी गुणांक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका कथन 2 जो है ये सही है। इसका मूल्य ₹0 से 1 तक कहीं भी भिन्न हो सकता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है? तो ये क्रेडिट राशनिंग जो होता है, ये मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण होता है। अगर बात करें मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन में, तो क्रेडिट राशनिंग, नैतिक प्रत्यायन और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सभी मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन होते हैं। वहीं पे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के बारे में बात करें तो खुला बाजार परिचालन, तरलता समायोजन सुविधा, जिसे रेपो और रिवर्स रेपो दोनों कहते हैं, तो वो, और सीमांत अस्थायी सुविधा, SLR, CRR, बैंक दर, ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण होते हैं। इसलिए विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, यह तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों में से किसे भारत ने LIGO यानी LIGO परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में पहचाना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, ये हिंगोली को पहचाना गया है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करने LIGO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LIGO, LIGO का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के रूप में संक्षिप्त किया गया है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका LIGO का फुल फॉर्म देख लें तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको LIGO जो है, ये भारत इस परियोजना का एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला बनाने की योजना बना रहा है। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में
औंधा नागनाथ के निकट एक स्थल का चयन किया गया है, तो हिंगोली विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। हिंगोली कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत संबंध को बताती है? कौन सी अवधारणा, तो फिलिप्स वक्र की अवधारणा जो है ये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के विपरीत संबंध को बताती है, तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे कैटरिंग फूड एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको IRCTC शॉर्ट में कहा जाता है, इसका एक ऐप भी है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेन में टिकट बुक करते हैं। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC के चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसके चैटबॉट का नाम है आस्का दिशा, विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है, माफ कीजिएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं होगा, अपितु इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम तथा शिक्षण प्रक्रियाओं के अंतरक्रियात्मक बनाने तथा फ्लिप्ड लर्निंग को शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में डैश को लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से क्या हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मंत्रालय है, इसने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इस योजना के माध्यम से डिजिटल बोर्ड प्रदान किया जाएगा। कुछ स्कूलों में जो पात्र होंगे उन स्कूलों में डिजिटल बोर्ड को प्रदान करने का योजना बनाया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प, किस रूप में ये कोण है जो किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, ये कोण एक दूसरे के समान होते हैं, विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड पूर्णतः डूब जाएगा, मुक्त रूप से तैरता रहेगा, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, या वह उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 हो जाएगा, उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई इकाइयों के साथ राशियों का मिलान कीजिए। ठीक है, इसका मिलान कराना है। कुछ राशियां हैं और उनका SI यूनिट क्या होता है ये देखना है। तो एम्पियर का SI यूनिट क्या होता है? कैंडेला, जूल, न्यूटन, कूलॉम, ल्यूमेन, तो ये सबको मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर है, तो विद्युत धारा, हाँ। उसके बाद कैंडेला है, तो कैंडेला का ज्योति तीव्रता कैंडेला का होता है ज्योति तीव्रता, इसमें ज्योति तीव्रता है तो कैंडेला यानी B का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जूल का होता है किया गया कार्य, तो C का तीसरा सही है। न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का बल होता है, तो विकल्प D का हो जाएगा 6, विकल्प D का 6 हो जाएगा। कूलॉम क्या होता है? कूलॉम किसका ऐसा यूनिट है? विद्युत आवेश का कूलॉम होता है, विद्युत आवेश, तो विकल्प E का हो जाएगा 4। और आगे देखें या फिर इसको मैच कराते हैं कि B का पहला कहाँ पे है। ठीक है, B का पहला, तो इसमें से इसका जो सही आंसर है वो विकल्प 4 है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं किया गया है। यहाँ पे हम खुद से मिलाए तो B का हो जाएगा पहला हो जाएगा, और C का हो जा रहा है तीसरा, D का देखिएगा तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा, और D का चौथा, B, C, D और E का हो जाएगा, E का चौथा है, और सॉरी ये D का छठा है, और E का जो है कूलॉम का चौथा हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर का देख लें अगर, तो एम्पियर का विद्युत प्रवाह यानी एम्पियर का 5 हो जाएगा, A का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ABCDE हो गया है, बाकी एक ल्यूमन का मिल नहीं जाएगा, तो ल्यूमन का बच गया 2, यानी हो जाएगा कि F का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मैच करा दिया है। आप इसे एक बार ठीक से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो विकल्प E जो है इस प्रश्न का 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, ऐसे ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, विकल्प
दो जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, अधिक उष्मा चालकता वाला धातु लेना चाहिए। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। रोड या ट्रैक पे जो होता है झुकाव दिया जाता है तो वो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। रोड या रेल पथ पर वक्रों का झुकाव जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किसी पिंड के वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लाने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करते हैं। तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पिघले हुए ग्लास में क्रोमियम ऑक्साइड डालने से यह किस रंग का दिखता है। तो यह पन्ना हरा रंग का दिखता है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सीटेन नंबर का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यह डीजल की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक माउथबॉल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, पैराडिक्लोरोबेंजेन। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मोथबॉल कीटनाशक उत्पाद है जिसमें सक्रिय तत्व के रूप में या तो नेफ्थलीन या डाइक्लोरोबेंजेन शामिल होता है। ये दोनों रसायन जहरीले फ्यूमिगेट्स हैं जिसका अर्थ है कि ये हवा में वाष्पशील होते हैं और प्रभावी होने के लिए इन्हें उच्च सांद्रता में मौजूद होना चाहिए। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जो है खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जा सकता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी फंगल गुण होता है। यह रासायनिक यौगिक प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करता है और भोजन के पीएच को संतुलित करता है और प्रभावी रूप से भोजन की अम्लता को बढ़ाता है और भोजन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है सुपोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सुपोषण के बारे में बताना है। यह केवल किसी जल निकाय में किसी नाइट्रोजन यौगिक में अचानक वृद्धि से संबंधित है। सुपोषण नहीं। जल में आंतरिक पोषण इसे कृषि उद्देश्य हेतु उपयुक्त बनाता है। नहीं, ये भी गलत है। यह मानवीय उपभोग हेतु जल गुणवत्ता में वृद्धि करता है। नहीं, शैवाल वृद्धि इसका एक प्रभाव है। सही बात है, विकल्प 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस के कितने प्रकार के वायरस अब तक ज्ञात हैं। तो ये 5 प्रकार के हेपेटाइटिस के अब तक 5 प्रकार के वायरस ज्ञात हैं। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? A, B, C, D और E। ये सभी हेपेटाइटिस के 5 प्रकार हैं। प्रकार A, B और C जो है सबसे आम है, नॉर्मल है। सभी हेपेटाइटिस वायरस तीव्र हेपेटाइटिस का कारण बन सकते हैं। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेड लिस्ट इंडेक्स जो विभिन्न वर्गीकों के समूह में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप में जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है, डैश के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये मछलियों के लिए उपलब्ध नहीं है। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। किसके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। रक्त लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है जो लौह और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन फेफड़े या गलफड़ से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। सामान्य सीमा से नीचे हीमोग्लोबिन ग्लोबिन के स्तर वाले व्यक्ति परिभाषा के अनुसार रक्त अल्पता के शिकार होते हैं। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? तो यह गैस्ट्रिक ग्रंथि में निर्मित होता है। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला में डैश स्तर पर स्थित है। किस स्तर पर स्थित है? तो मानव जो है शीर्ष स्तर पर स्थित है। अगला प्रश्न है रोबोस्टा किस्म डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रोबोस्टा जो है ये कॉफी के किस्म से संबंधित है। विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ये यहाँ से मैथ्स के कुछ प्रश्न हैं, हम आपको इसके आंसर बताते जाएंगे।
एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई या 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी इसको हम अगर देखें तो इसका रूट है, इसका फॉर्मूला है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल के दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हम जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 24 छात्रों की एक कक्षा 24 छात्रों की कक्षा ए का औसत भार 60 किलोग्राम है। 32 छात्रों की कक्षा बी का औसत भार 75 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत भार क्या होगा? तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि 24 छात्रों की कक्षा ए का औसत भार 60 है तो 24 इंटू 60 कर देंगे और प्लस 32 छात्रों की कक्षा का औसत भार 45 है तो 32 इंटू 45 कर देंगे और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 24 प्लस 32 से। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 68.57 अर्थात 3 जो है इस प्रश्न का विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या की 30% और 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 और 60% हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता ने एक फेस क्रीम बिक्री कर के साथ 79.10 रुपये में खरीदा। यदि फेस क्रीम का यानी फेस वॉश होता है जिसको बोल सकते हैं, फेस क्रीम का अंकित मूल्य 70 रुपये है तो बिक्री कर की क्या दर ज्ञात करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 यानी बिक्री कर का जो दर है वो 13% है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये पर ब्याज 40 रुपये अधिक है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसका साधारण ब्याज का दर हो जाएगा 5%। विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी टंकी को पूरा भरने के लिए 27 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता को उसकी वर्तमान क्षमता के 3/4 तक कम कर दिया जाए तो इसी टंकी को पूरा भरने के लिए पानी की कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 36 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? तो इसका सही क्या है? रात्रि दिवस, लघु, गुरु, व्यक्ति, समाज, पत्थर और पाषाण युग्म समानार्थी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर और पाषाण एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है, लघु और गुरु तो होता नहीं, रात्रि का दिवस ये विपरीत है और व्यक्ति और समाज ये भी विपरीत है तो पत्थर और पाषाण ये विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक का चयन कीजिए। गीत रचने वाला क्या कहलाता है? गायक, गीतकार, गायिका या ग्रंथकार? विकल्प 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा गीत रचने वाला गीतकार कहलाता है। गीत गाने वाला गायक कहलाता है, गीत गाने वाली गायिका कहलाती है और ग्रंथ रचने वाला ग्रंथकार कहलाता है। तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ से दो प्रश्न हैं जो इंग्लिश के हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। द बैंक ऑफिशियल्स क्लेम दैट समवन स्टोल द मनी फ्रॉम द बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये पास्ट टेंस में इसका संरचना है और इसको पैसिव में बनाना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प 2 हो जाएगा। द बैंक ऑफिशियल्स क्लेम दैट द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द बैंक। विकल्प 2 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माय मदर सेड अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो इसको ये इनडायरेक्ट में बदलना है इसको तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। माई मदर सेड दैट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। आप समझिएगा कि जैसे ऊपर था वैसे ही हो गया तो नहीं, ये ऐसे नहीं है क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसका टेंस नहीं बदलता तो इसीलिए विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। बिहार में द्विसदनीय विधायिका ये तो सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा सदन है, ये गलत है क्योंकि पहले स्थान पे यूपी है। विधानसभा में यूपी का देख लें तो 403 सीट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का देख लें तो 294 है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र का आता है 288, तब बिहार का आता है
और बिहार का है 243 है, तो बिहार का चौथे नंबर पे है, 243 है। तो ये स्टेटमेंट जो 2 नंबर स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद है कि बिहार विधान परिषद भारत में सर्वाधिक सीट वाला विधान परिषद है, तो ये भी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78 है। तो ये जो है गलत है, ये बिहार विधान परिषद जो है यहाँ पे 75 ही है, तो ये गलत है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, तो ये गलत है। विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा कि 2 और 3, कथन 2 और 3 सही नहीं है, विकल्प 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में वृद्धि होने का एक कारण है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, 1 और 2। जानवरों के लिए चारा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मुख्य रूप से बिहार में मक्का का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा है, तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी आश्रयणी के नाम से मशहूर बरैला झील किस जिले में अवस्थित है? तो यह वैशाली जिले में अवस्थित है, विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो विकल्प 1 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ये बिहार में मुख्य रूप से निवेश के रूप में उभरा है, तो विकल्प 1 जो है इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो विगत वर्षों के दौरान बिहार में निवेश के वातावरण में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सुधार हुआ है, बदलाव आया है। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है और उनकी रुचि भी इसमें बढ़ रही है। राज्य में निवेश के मुख्य रूप से देखें तो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक और रबर। राज्य में हुए कुल निवेश में इन तीनों क्षेत्रों का लगभग 58% हिस्सा है। इन क्षेत्रों के अलावा राज्य में जो कि 490 करोड़ रुपए के व्यय से एक बृहद सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ है, तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैच के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करने में आपकी मदद करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 सेव एंड सेंड। सेव भी हो जाएगा और वो सेंड भी हो जाएगा, तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है तो मदरबोर्ड है, स्कैनर है, एलसीडी प्रोजेक्टर भी है, लेकिन पेन ड्राइव जो है ये मदर पेरिफेरल नहीं है, तो विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 मदरबोर्ड जो है ये कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। इसके अलावा देखिएगा तो स्कैनर, एलसीडी, पेन ड्राइव ये सभी पेरिफेरल के रूप में आते हैं, तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है .docs होता है, विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कण प्रदूषण के लिए दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार प्रणाली डैश द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात का सूरत विश्व का पहला ऐसा शहर बना है जिसने प्रदूषण के मामले में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना को लागू किया है, जिससे प्रदूषण के स्तर में 29% तक की कमी आ सकती है, तो विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली ट्रांसजेंडर डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है विकल्प 3 नर्तकी नटराज जी पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1 भानु अथैया। भानु अथैया प्रथम भारतीय हैं जिन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। इन्हें 1982 में 1982 में फिल्म एक आई थी गांधी, और उस फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था, तो उसके लिए इन्हें उनके लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4 आशा पूर्णा देवी जी हैं जिन्होंने पहला ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था? 1965 में यह अवार्ड इन्हें दिया गया था, तो विकल्प 4 जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थे या थी और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 यह MS सुब्बुलक्ष्मी थे। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो MS सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें
1998 में, 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया था। तो विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो इनका मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? उपन्यास का क्या नाम है? शांताराम पूछा जा रहा है। इसको लिखा किसने है? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने इनको लिखा है। विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल हर साल 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह दिवस 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का सचिवालय डैश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ढाका में स्थित है। विकल्प 4 इसका सही आंसर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो डैश को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? तो यह पूरी दुनिया में मानवाधिकार को बढ़ावा देती है। विकल्प 2 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का हाथ था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टॉलिन और विंस्टन चर्चिल। ये तीन नेताओं का हाथ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने में। विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। विकल्प 1 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं ये पूछा जा रहा है। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 198 देश जो है वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? तो फुटबॉल मैच के लिए एक रेफरी की आवश्यकता होती है। फुटबॉल मैच के लिए एक रेफरी की आवश्यकता होती है। विकल्प 4 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 93 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, बंगाल बाघ। बंगाल टाइगर जिसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत हुई थी कब? तो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के साथ ही भारत का राष्ट्रीय पशु इसे घोषित किया गया और मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले बंगाल टाइगर आज जीवित बाघों में सबसे विशाल बाघों में से एक हैं। अगर देखा जाएगा क्वेश्चन आता है बंगाल टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघों की संख्या है और यहाँ पे लगभग 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो विकल्प 1 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर। विकल्प 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का एक भाग है जो अब केंद्र शासित प्रदेश है। यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो पाकिस्तान, भारत और चीन की सीमाओं के पास स्थित है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। UNHCR के अनुसार 2023 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 4, लगभग 117 मिलियन लोगों को। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 117 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। ये लोग शरणार्थी, शरण चाहने वाले और आंतरिक रूप से विस्थापित हैं जो संघर्ष, उत्पीड़न और हिंसा के जटिल रूपों के कारण विस्थापित हुए हैं। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया है? तो यह हरियाणा के लोगों ने खर्च किया। विकल्प 1 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो विकल्प 98 का सही आंसर हो जाएगा और विकल्प 3 यह 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विकल्प 3 जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक
और मीडिया दिग्गज रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया। उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो उन्होंने ईनाडू समाचार पत्र की स्थापना की थी। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज रामोजी का जन्म रामोजी राव का 87 वर्ष की अवस्था में इनका जो निधन हुआ है वो 8 जून 2024 को हुआ है। वह मीडिया के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्रिक्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का श्रेय किसने प्राप्त किया है? तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। श्रुति वोरा ने यह खिताब जो है हासिल किया है। बात करें श्रुति वोरा जी का, तो इन्होंने घुड़सवारी खेलों में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली यह पहली भारतीय राइडर बनकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने स्लोवेनिया के लिपिका में FEI ड्रेसेस वर्ल्ड कप के CDI 3 इवेंट में मैग्नीसमस की सवारी करते हुए 67.761 अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। तो विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस नंबर 12 का टोटल प्रश्न खत्म हुए। 100 प्रश्नों का यह सेट था, कंप्लीट हुए यहाँ पे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।